गुड मॉर्निंग। आज एक बार फिर आप लोग के सामने बीपीएससी सेट नंबर 2 हम लेकर आए हुए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को ये सेट से भी बहुत ज़्यादा फायदे होंगे। और तो स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आप लोग का स्वागत है। और एक चीज़ और हम बता देना चाह रहे हैं कि अगर किसी को भी पीडीएफ चाहिए तो उनको पीडीएफ आसानी से मिल सकता है। मेरा नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट्सअप नंबर मेरा ऊपर वाला है 7677468500 और कॉलिंग जो है 9204165044। तो आप लोग अगर किन्हीं को भी अगर पीडीएफ चाहिए तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आराम से उनको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए तो हम लोग आगे प्रैक्टिस जो सेट है ये केवल बीपीएससी के लिए ही नहीं है, ये आपको बिहार एसआई, बिहार से रिलेटेड जो भी एग्जाम होंगे, जो भी या फिर अदर एक स्टेट में भी जो भी एग्जाम होंगे तो उसमें आपको ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि चारों आश्रमों का उल्लेख कहाँ मिलता है। याद रखिएगा, यानी सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख की जो चर्चा की गई है ये की गई है जाबालो उपनिषद। याद रखिएगा, जाबालो उपनिषद में, ठीक है, जाबालो उपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। दूसरा क्वेश्चन है सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य कहां मिला, यानी किस जगह से या कौन सा ऐसा स्रोत है जहां से सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य मिला है। तो याद रखिएगा एरन अभिलेख, एरन अभिलेख, ये जो अभिलेख है ये भानुगुप्त का अभिलेख है। तो भानुगुप्त, याद रखिएगा, भानुगुप्त के एरन अभिलेख से सर्वप्रथम सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य मिला है। तीसरा क्वेश्चन, अर्थशास्त्र जो लिखा हुआ था कौटिल्य द्वारा लिखित, याद रखिएगा कौटिल्य द्वारा लिखित जो पुस्तक जो थी इसमें कितने यानी अभिकरणों में बांटा गया है, यानी इसको कितने अभिकरणों में बांटा गया है। तो याद रखिएगा 15 अभिकरणों में बांटा गया है। अगर प्रकरण पूछेगा तो 180, याद रखिएगा, अगर प्रकरण पूछेगा कि प्रकरण कितने तो 180 प्रकरणों में बांटा गया है। और अर्थशास्त्र का संबंध जानते ही हैं आप लोग, राजनीति से है। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह, अगर प्रमुख बंदरगाह पूछेगा तो लोथल, याद रखिएगा, प्रमुख बंदरगाह पूछेगा तो लोथल। और लोथल के बारे में एक और क्या जानकारी मिलती है कि कहा जाता है कि स्वतंत्रता के बाद अगर सर्वाधिक अगर कहीं खुदाई अगर हुई तो वो लोथल में ही हुआ था। तो सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह जो है वो लोथल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, देखिए काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 5, तुर्काने चिहलगानी का विनाश किसने किया था। तो याद रखिएगा तुर्काने चिहलगानी का विनाश बलबन ने किया था। अगर आपसे पूछा जा सकता है कि तुर्काने चिहलगानी की शुरुआत किसने किया, तो तुर्काने चिहलगानी की जो शुरुआत जो की गई थी वो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था, लेकिन इसकी समाप्ति यानी इसका विनाश किसके द्वारा किया गया, तो इसका विनाश किया गया था बलबन। और बलबन को आप लोग जानते ही हैं, रक्त एवं लौह नीति के रूप में जाना जाता है, यानी रक्त एवं लौह नीति के रूप में बलबन को हम लोग याद करते हैं। तो तुर्काने चिहलगानी का जो विनाश किया गया था, यानी 40 सरदारों का ये संगठन हुआ करता था दिल्ली सल्तनत काल में, तो उसमें ये बलबन के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया या विनाश कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि मध्यकाल में सिंचाई के लिए सर्वप्रथम नहर का निर्माण किसने करवाया था। तो याद रखिएगा यहाँ पे सर्वप्रथम पूछ रहा है, तो सर्वप्रथम अगर देगा कि सर्वप्रथम मध्यकाल में सिंचाई के लिए नहर का निर्माण, तो ये हो जाएगा यहाँ पर ग्यासुद्दीन तुगलक। याद रखिएगा ग्यासुद्दीन तुगलक, ग्यासुद्दीन तुगलक। अगर सर्वाधिक, अगर यहीं पे अगर सर्वाधिक पूछा जा सकता था कि सर्वाधिक नहर का निर्माण, यहां लिख दे रहे हैं, अगर सर्वाधिक नहर पूछा जाता कि सिंचाई के लिए तो सर्वाधिक नहर है एफएसटी। एफएसटी कहने का मतलब फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, यानी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा सर्वाधिक
सिंचाई के लिए नहर का निर्माण किया गया था। लेकिन सर्वप्रथम अगर पूछेगा तो सर्वप्रथम होगा गयासुद्दीन तुगलक। हम बार बार रिपीट कर देते हैं इसलिए ताकि आपके पूरी तरह से माइंड में सेट हो जाए। और हम बार बार बोलते हैं कि मेरा वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ एक ही है, या क्लास भी जब हम लेते हैं तो हम इसी तरह ही पढ़ाते हैं क्लास में भी, ताकि आपको एक बार में पूरी तरह से सेट आपके माइंड में हो जाए। ठीक है, अगर क्लास के लिए किसी को कांटेक्ट करना होगा तो स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस के नाम से हमारी कोचिंग संस्था चलती है पटना गर्दनी बाग में। और मोबाइल नंबर आपको दिया ही जा चुका है कि व्हाट्सएप नंबर है 7677468500 और कॉलिंग नंबर है 9204165044। तो आप लोग इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। याद रखिएगा, सन्यासी जो विद्रोह जो हुआ था ये बिहार और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में हुए थे 1760 से 1800 के बीच में। और केना सरकार और दिरजी नारायण भी कहीं कहीं लिखता है और दिरजी नारायण भी लिखता है, उन्हीं के नेतृत्व में सन्यासी विद्रोह हुए थे। ठीक है, तो सन्यासी विद्रोह का जो उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा, ये मिलता है आनंद मठ से। आनंद मठ, याद रखिएगा, आनंद मठ से सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। और ये सन्यासी विद्रोह कब हुए थे? तो 1760 से 1800 के बीच में। और इसके नेतृत्वकर्ता जो थे वो थे केना सरकार और बिरजी नारायण। क्वेश्चन नंबर 8, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जिसको बनाया गया था, लाला लाजपत राय। याद रखिएगा, लाला लाजपत राय, यहां लिख रहे हैं लाला लाजपत राय को, याद रखिएगा। यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना जो हुई थी, ये हुई थी 1920 के आसपास। और 1920 ईस्वी में ही लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 9, अंतरिम सरकार का गठन जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कब हुआ था? आपको इसमें विथ डेट याद रखना है, याद रखिएगा। तो 2 सितंबर 1946, याद रखिएगा, 2 सितंबर 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार का जो गठन जो किया गया था वो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, 73वां संविधान संशोधन 1993 किससे संबंधित है? याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, जिसकी चर्चा 11वीं अनुसूची में भी की गई है। ठीक है, 11वीं अनुसूची में भी की गई है। और यह है पंचायती राज से, याद रखिएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? तो याद रखिएगा, यह है 11वीं अनुसूची और 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा, ठीक है, कि 74वां संविधान संशोधन किससे है? तो 74वां जो संविधान संशोधन है वो शहरी स्थानीय निकाय से है और वो 12वीं अनुसूची में उसका उल्लेख किया गया है। तो 11वीं में, यानी गांव में हम लोग जन्म लेते हैं, गांव, भारत गांव का देश है, तो 11 क्या हो गया? गांव से, गांव में क्या है? पंचायत। 12 में क्या हुआ? गांव से हम लोग शहर की ओर आए, तो 73 के बाद क्या हुआ? 74। तो शहरी स्थानीय स्वशासन, यानी 12वीं अनुसूची में शहरी स्थानीय स्वशासन की चर्चा की गई है। यहाँ पे क्वेश्चन था 73वें संविधान संशोधन 1993 संबंधित है, तो यह है पंचायती राज व्यवस्था से। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। तो याद रखिएगा, दूरी मापने की जो सबसे बड़ी जो इकाई होती है ये होता है पारसेक। ठीक है, और इससे क्वेश्चन रहेगा, आप लोग पूरा इसका देख लेंगे कि कितना प्रकाश वर्ष होता है और मीटर में भी कितना होता है, इसको आप लोग देख लेंगे। उसके बाद कपड़ा सुखाने और दूध से मक्खन निकालने के लिए कौन सा सिद्धांत काम करता है? तो याद रखिएगा, अपकेंद्रीय बल। एक ही याद रखना है, अपकेंद्रीय बल। एक होता है अभिकेंद्रीय और एक होता है अपकेंद्रीय। तो एक क्वेश्चन को सेट कर लीजिए माइंड में कि हमको इसका आंसर ही हमको याद करना है।
उससे क्या होगा कि आप हमेशा आपके माइंड में वो क्वेश्चन जो है याद रहेगा कि दूध से निकालने या फिर कपड़ा सुखाने के लिए अपकेंद्रीय। बाकी जो उसके बाद आएगा वो आप ये कर सकते हैं। तो मौत की कुआं के जो ये होते हैं, जो बाइक जो चलाया जाता है, तो वो अलग चीज है क्योंकि वो अभिकेंद्रीय हो गया। तो कपड़ा सुखाने और दूध से मक्खन अपकेंद्रीय बल। उसके बाद ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 13। आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है, याद रखिएगा, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर, आपके पास ऑप्शन हाइग्रो भी रहेगा, याद रखिएगा, आपके पास ऑप्शन हाइग्रोमीटर भी रहेगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 13 और 14, याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन करता है कि अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है तो हाइड्रोमीटर। और याद रखिएगा हाइड्रोमीटर जो रहेगा, यहाँ पे ऑप्शन आपके पास हाइग्रो भी रहेगा, क्योंकि वहां पे जो मापा जाता है वो आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। लेकिन अगर घनत्व की बात आएगा कि अपेक्षिक घनत्व, तो हाइड्रोमीटर। उसी तरह माइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो कवकों का अध्ययन किया जाता है, याद रखिएगा, कवकों का अध्ययन। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास सवाल भी दिया जा सकता है, ऑप्शन में आपके पास सवाल भी ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि YouTube चैनल पे जो हम क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं वो आपको तो बेनिफिट पहुंचाएंगे ही। जिनको भी क्लास करना होगा ऑनलाइन क्लास के साथ साथ जब खुलेगी तो ऑफलाइन भी क्लास हमारे यहाँ होती है, और बहुत ही अलग तरीके से, सटीक तरीकों से, और वही क्वेश्चन कराए जाते हैं। टॉपिक बाय टॉपिक तो पढ़ाए जाते हैं, एक मिक्स तरह से अलग तरीके से क्लास की करवाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अब पिछले वीडियो में आप लोग को बता चुके हैं कि कैसे, जैसे 1911 हो गया, 1916, पहले एक अलग तरीके से आपको लेके चला जाता है ताकि आपका एग्जाम पूरी तरह से क्लियर हो जाए और आपके एग्जाम में टू द पॉइंट क्वेश्चन टैली करे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, याद रखिएगा, 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, तो अगर पश्चिम में कह दे, तो सबसे पश्चिम में अगर पूछा जाए तो गुजरात गुजरती है, गुजरात से सबसे पश्चिम में। तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 16, चाय कॉफी के लिए उपयुक्त मिट्टी, याद रखिएगा, भारत में तो कई प्रकार की मिट्टियां हैं, 8 प्रकार की मिट्टियां पढ़ाई जाती है, लेकिन उनमें भी 4 प्रकार की जो मिट्टी होती है सर्वाधिक उपयुक्त होती है, मुख्य रूप से होते हैं, और उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है चाय और कॉफी के लिए जो उपयुक्त जो मिट्टी है ये है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी, ऐसे भी आप जान ही रहे हैं, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ। काली मिट्टी जिसको रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है कपास की खेती के लिए, फिर लाल या पीली मिट्टी, और फिर लेटेराइट मिट्टी। तो लेटेराइट मिट्टी जो है वो चाय और कॉफी के लिए उपयुक्त मानी जाती है। उसके बाद मगध में प्रथम ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, याद रखिएगा, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा मगध में प्रथम ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना जो की गई थी वो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 18, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था, इसमें हम आप लोग को ट्रिक बताएंगे, कभी भूलिएगा नहीं। तो द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुआ था, याद रखिएगा, ये शासन काल पूछ रहा है, तो शासन जो था वो कालाशोक का था, कालाशोक। अब याद रखिएगा मुख्यतः 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, ऐसे 5 भी है, और बौद्ध संगीति पे, और याद रखिएगा बौद्ध संगीति पे मेरा वीडियो बहुत पहले का वीडियो है, ठीक है, तो बनाए गए हैं, लेकिन आज आपको हम ये बता दे रहे हैं कि अगर शासन काल पूछे जाएगा कि चारों जो बौद्ध संगीति हुई किसके किसके शासन काल में, तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा बौद्ध संगीति का, आज का अशोक, याद रखिएगा, बौद्ध संगीति के लिए आज का अशोक फॉर्मूला याद रखिएगा, क्योंकि प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ वो अजात शत्रु के शासन काल में, द्वितीय जो बौद्ध संगीति जो हुआ वो कालाशोक के शासन काल में, तृतीय जो बौद्ध संगीति हुआ अशोक के शासन काल में, और चतुर्थ जो बौद्ध संगीति हुआ वो कनिष्क के शासन काल में हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन है द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ, तो द्वितीय जो बौद्ध संगीति जो हुआ था वो कालाशोक के शासन काल में हुआ था। और अगर याद करना है कि चारों बौद्ध संगीति हमारा शासन काल याद हो जाए तो ये फॉर्मूला है आज का अशोक। नेक्स्ट
बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौ रक्षणी सभाओं की स्थापना कब की गई? काफी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण डेट में से एक 1893, क्योंकि 1893 का अपने आप में महत्वपूर्ण डेट है, याद रखिएगा। महत्वपूर्ण डेट इसलिए है कि जब हम पढ़ाते हैं तो इस डेट को काफी विस्तार से पढ़ाते हैं। 1893 अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट डेट, और इसीलिए हम आप लोग को भी बोल दे रहे हैं कि जहां अब प्रॉब्लम आएगी 1893 में आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। खैर, क्वेश्चन नंबर 19 को फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौ रक्षणी सभाओं की स्थापना कब की गई थी? तो 1893 में। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, सबको मालूम है 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। उस समय बिहार का अपराधी जिला किसे घोषित किया गया था? यानी सबसे अगर देखा जाए कि सबसे एकदम एक अलग तरीके से उस जिले ने भारत छोड़ो आंदोलन के लिए काम किया, जिसमें जयप्रकाश नारायण, उनकी पत्नी प्रभावती देवी और भी कई लोगों का काफी योगदान था। तो वो जिला है सारण, याद रखिएगा, सारण। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था, इसी समय गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इस समय अध्यक्षता कर रहे थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार का कौन सा जिला अपराधी जिला घोषित किया गया? तो सारण। देखिए, हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, कुछ वैसे क्वेश्चन आते हैं ताकि हम चाहते हैं कि पूरे विस्तार से आप लोग को बताया जाए। नहीं तो इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन एक बार में बस 50-50, 100-100 क्वेश्चन, लेकिन नहीं, हम चाहते हैं कि कुछ क्वेश्चन वैसे हों जिसपे आप लोग को जानकारी मिलते रहे। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन जो होते हैं हमेशा एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो ये रहा आप लोग के सामने 20 क्वेश्चन का जो सेट आज हम जो पर डे बोल चुके हैं कि 20 से 25 क्वेश्चन, तो अभी हम 20 क्वेश्चन का सेट ला रहे हैं। और जहां भी आप लोग को दिक्कत होगी, हमने अपना कॉन्टेक्ट नंबर बोल रखा है। पीडीएफ चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर हम बोल चुके हैं। और ज्यादा से ज्यादा अगर आप लोग को अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को जरूर दबाएंगे, क्योंकि आज के बाद हम नहीं बोलने जा रहे हैं आप लोग को कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग अब खुद समझदार हैं कि हम किस तरह से ला रहे हैं क्वेश्चन कि आपको एकदम पूरी तरह से बेनिफिट पहुंचे और सीधे आपके माइंड में हिट करे, कि वही क्वेश्चन एग्जाम में हूबहू आएगा। और ऑप्शन जहां पे दिक्कत होता है, ऑप्शन भी आप लोग को बता दिए जाते हैं। तो चलिए ठीक है, फिर हम लोग एक नए वीडियो, नए क्वेश्चन सेट के साथ आप लोग के सामने फिर कल मिल रहे हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। लॉकडाउन खत्म हो रहा है, और यानी ये नहीं कि कोरोना खत्म हो गया। और वैक्सीनेशन जरूर लें, वैक्सीनेशन जरूर लें। हम भी कोरोना से थोड़ा सा प्रभावित हो गए थे, तो अभी वैक्सीनेशन हम भी नहीं करवाए हैं, लेकिन हम भी बहुत जल्द जुलाई में वैक्सीनेशन करवाएंगे। तो आप भी वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। चलिए, फिर से हम लोग कल मिल रहे हैं एक नए सेट के साथ। तब तक थैंक यू।